would like to introduce our guest of honor, Dr. Vivek Talwar ji. Dr. Vivek Talwar did his MSc and PhD in physics from Guru Nanak Dev University. He started his career as assistant professor and after teaching of 7 years at DAV College, Amritsar, and Amritsar College of Engineering and Technology, Amritsar. He joined IKTU as assistant registrar in 2011. He also served as assistant director at AICT headquarters, Delhi for some time. Sir is actively engaged in many social and scientific work, and he is founder member of Vigyan Parishad. With this, I would like to call Dr. Vivek Talwar for sharing his views. और उसको फाइनलाइज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने कम टाइम में यहाँ पे कैसी कॉन्फ्रेंस करेंगे जो 5 दिन चलेगी. यूजुअली वी प्लान इन न्यू इंस्टीट्यूशन वेयर वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी फॉर 1 डे और मैक्सिमम 2 डेज. लेकिन अगर ये प्रोग्राम 5 दिन चला है तो आई वांट टू थैंकफुल टू प्रोफेसर पटनायक. इट इज नॉट पॉसिबल. तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपने डायरेक्टर सर के लिए क्लैपिंग करिए जिन्होंने इतना मौका दिया. इट इज नेवर पॉसिबल. विवेक जी, सच्चाई है कि ये जो टीम है ना, बलविंदर जी, गरिमा जी, मैडम माला, देन विराट जी, अमरदेव जी, ये टीम ही काम किए. तो हम लोग एक स्लोगन लेके चलते हैं, यूनाइटेड वी वर्क. बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन जो कैप्टन होते हैं डायरेक्शन ये पॉसिबल होता है. तो इसी के साथ साथ मैं, जैसे सर ने कहा है कि जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर रविंद्र सिंह तालीवाल जी, डॉक्टर हेमंत कुमार विनायक जी, गरिमा सैनी मैम, माला कालरा मैडम, इंजीनियर अमर, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस कार्यक्रम को टेक्निकल सपोर्ट दे रहे होंगे. वो सारे पार्टिसिपेंट जो 5 दिन यहाँ रहे हैं, उन सारे पार्टिसिपेंट ने ये सारा पॉसिबल किया है. तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन का एक पार्ट आपने पहले जो प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी ने इनॉग्रल फंक्शन में इस प्रेजेंटेशन का एक पार्ट कवर किया था. मैं उसको 2 मिनट में कवर करना चाहूंगा और देन विद इन 8 to 10 मिनट आई विल वाइंड अप ऑल द थिंग्स. तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारी वर्कशॉप थी या कॉन्फ्रेंस थी, ये थी अमृत महोत्सव पे, 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पे. तो उसमें भी ये था कि रोल ऑफ साइंटिस्ट, रोल ऑफ साइंस, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन इंडिपेंडेंस. तो उस पे जो इनॉग्रल फंक्शन हुआ था, उसमें जैसे उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश रूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 1757 में आया, तो उसका पर्पस क्या था हम सबको पता है. हम बार बार कहते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने ये किया, तो कितनी सारी कंपनी आएंगी, ऐसा बड़ी सार हम प्रचार करते हैं. तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके खिलाफ जो अनरेस्ट आया, उस अनरेस्ट के को थोड़ा सा अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे अल्टीमेटली तौर पर ब्रिटिश का रूल स्टार्ट हुआ. तो ब्रिटिश ने शुरू में ये देखा कि जो हमारा 1857 का फर्स्ट जो स्ट्रगल हुई इंडिपेंडेंस की, तो उन्होंने कहा कि इस अनरेस्ट को हमें एक वेंट देना है. तो वो वेंट क्या था, उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में कुछ अपॉर्चुनिटीज दी. उन अपॉर्चुनिटीज में एक अपॉर्चुनिटी साइंसेज में भी दी. तो उन्होंने जैसे टेक्नोलॉजी में रेलवे स्टार्ट की. तो रेलवे का मेन पर्पस हम 3rd क्लास ही ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल कर सकते थे. मेन था जो हमारे रिसोर्सेज है, उसको वहां की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उनको मटेरियल चाहिए था वहां तक पहुंचाना. और कैसे पहुंचाना, वो पहुंचाने के लिए जो हमारे पोर्ट्स थे, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास विल बी द पोर्ट्स, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो उसमें 3 पोर्ट्स बनने थे. उन पोर्ट्स पे ही जो हमारी मेट्रो सिटी है वो स्टेब्लिश हुई. तो ये जो सारी चीज हुई, पहले लेक्चर में सर ने इसको सारे को कवर किया ही है. तो मैं जो चीज को कवर करने वाला था वो था कि जो हमारे यहाँ पे जो इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन थे, उनका जो स्टार्ट हुआ था, तो उस इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट करना इतना आसान नहीं था.
मेरे ख्याल में ये प्रेजेंटेशन जो है ये पुराने वाली प्रेजेंटेशन कोई अपलोड हो गई है, तो मैं मुझे बोल के ही बताना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए गए वो कैलकाटा में, मद्रास में और बॉम्बे में स्टार्ट किए गए। और इन सारे इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करने का एक ही बेसिक पर्पस था, ऐसी स्किल्ड लेबर को तैयार किया जाए दैट कैन बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम इंडिया। जो यंग ब्रिगेड थी हमारे, जो यहाँ के युवा थे, उनको ये रियलाइज हो गया कि हमें सिर्फ लोअर पोजीशन ही मिलेंगी, उसके ऊपर पोजीशन हमें नहीं मिलेंगी। आज अगर आपने एक पेपर पब्लिश करना हो, आज अगर आपने कोई प्रमोशन लेनी है, आज अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लेना है, तो यू फाइंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। यू फाइंड हाउ टू डू द थिंग्स कि ये नेट ही नहीं आया, अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नेट ही नहीं आया। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन एट दैट टाइम कि हमारे साइंटिस्ट बड़े लंबे समय तक उनको अलाउ नहीं था कि वो साइंस जर्नल में पेपर पब्लिश कर सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू डू सो। तो सबसे पहले जो हेनरी बेनेट हुए हैं, जो 1876 से लेके 87 तक 11 ईयर तक जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के हेड थे। उनका ये बिलीव था कि इंडियन तो कोई भी नेचुरल साइंस में किसी भी तरह का कोई वर्क जो है ओरिजिनल वर्क नहीं कर सकते। दे आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनी न्यू डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ नेचुरल साइंसेस। दैट्स व्हाई जो उन्होंने पहले पहले जर्नल शुरू किए, उन जर्नल की बॉडी में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता था। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल मेंबर अलाउड फॉर जर्नल पब्लिश्ड इन इंडिया बट गवर्न बाय ब्रिटिश। तो उसमें जो उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट हुए, पीसी रे, जेसी बोस, सीवी रमन, मेघनाथ साहा, आशुतोष मुखर्जी, महेंद्र लाल सरकार और सर विश्वेश्वरैया, इन सब ने एक लंबा समय तक एक एजिटेशन की, एक इनिशिएटिव किए। उन इनिशिएटिव के कारण से धीरे धीरे हमारे जो इंडियन लोग थे उनको एक मौका मिलना शुरू हुआ। मैं आपको कुछ डाटा बताना चाहूंगा। वो डाटा ये है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो पहली एक सोसाइटी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जो जैसे हम कहते हैं ना कि स्वतंत्रता का संघर्ष, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कहाँ हुई, तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हुई पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल में। लेकिन जो साइंटिफिक मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो साइंटिफिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, वो कहाँ पे स्टार्ट हुई? सबसे पहले बंगाल में। हम ज्यादा साइंटिस्ट कहाँ से सुनते हैं? जेसी बोस, एसएन बोस, पीसी रे, ये सब बंगाल से। क्योंकि वहां पे सबसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक सोसाइटी को बिल्डअप किया इन 1784। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को एस्टेब्लिश किया गया। और इसका पर्पस क्या था कि जो वेस्टर्न साइंस है उसको आगे बढ़ाना, उसको प्रमोट करना पूरे के पूरे यूनाइटेड इंडिया में, प्री इंडिपेंडेंस वाले इंडिया में। और इसमें जो पीसी सरकार थे उनका एक अहम रोल है, क्योंकि वो एलोपैथी के एक रिनाउंड डॉक्टर रहे थे। और उस समय पे जो उनकी सोसाइटी थी, जैसे आप आजकल इंडियन मेडिकल सोसाइटी, तो उस टाइम पे जो सोसाइटी थी उसके वो प्रेसिडेंट थे। और वो सारे के सारे जो वाइसराय होते थे या उस टाइम के जो धनाढ़ लोग होते थे, उन सब का इलाज भी वही करते थे। तो शुरू में उनको बहुत प्रमोट किया गया। इसलिए प्रमोट किया गया क्योंकि जो एलोपैथिक सिस्टम था उसको इंग्लिश पीपल प्रमोट करते थे। लेकिन हुआ क्या कि एक बार वो इलाज कर रहे थे अपने किसी पेशेंट का, तो इलाज करते करते उस पेशेंट का इलाज करने में वो पूरी तरह सफल हो गए। ही वाज नॉट सक्सेसफुल। तो उन्होंने एक होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई की। वो जो होम्योपैथी मेडिसिन उन्होंने ट्राई की, उसके रिजल्ट से उन्हें लगा कि नहीं, ये साइंस भी एक एग्जैक्ट साइंस है, इस साइंस से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके बाद एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी को भी प्रमोट करना शुरू किया।
लेकिन जैसे ही उन्होंने होम्योपैथी को प्रमोट करना शुरू किया, द फर्स्ट रिएक्शन वाज, उन्हें उस टाइम पे जो मेडिकल एसोसिएशन थी, जिसे ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन कहते थे, उनके प्रेसिडेंट से डाउन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी वाज इन्वेंटेड इन जर्मनी, और जर्मनी और यूके तो आपस में लड़ रहे थे। तो वो यूके में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि कोई भी ऐसी रेस नहीं है, जैसे हिटलर में था कि जर्मनी सबसे सुपीरियर है, ऐसे जो ब्रिटिशर थे उन्हें भी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि जो हम कर रहे हैं वही बेस्ट है, उसके अलावा कोई चीज बेस्ट नहीं है। तो जब ये चीज उन्होंने देखी कि मुझे मेरी सारी ही प्रतिभा के बावजूद भी मुझे डाउनग्रेड किया जाता जा रहा है, तो उन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश किया विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। उस टाइम पे 66,000 रुपीज, ये ईयर है जब उन्होंने स्टेब्लिश किया। That was year was 1884 समथिंग, उसके अराउंड में उन्होंने स्टेब्लिश किया। उस टाइम पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि 66,000 कितना बड़ा अमाउंट होता होगा। तो जैसे उन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस स्टार्ट किया, तो उसमें स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को खुद के एक्सपेरिमेंट करने की आजादी थी, खुद के एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करने का इंडिपेंडेंस थी। और आप जान के हैरान होंगे, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस के जो स्टूडेंट्स थे उसमें से पहला नोबेल प्राइज सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का पहला नोबेल प्राइज सर सीवी रमन को जो मिला, वो भी वहां के स्टूडेंट थे। तो वहां से इंडिपेंडेंस के लिए एक स्ट्रगल शुरू हो चुकी थी। एक अनदर साइंटिस्ट जो पीसी रे हैं, पीसी रे के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना यह था कि ये साइंटिस्ट कहने को साइंटिस्ट हैं, ही इज ए रेवोल्यूशनिस्ट इन द ग्रैब ऑफ केमिस्ट। उन्होंने बंगाल केमिकल्स को शुरू किया, और बंगाल केमिकल को जब शुरू किया तो शुरू में उनको उस टाइम पे दो तरह की सर्विसेज होती थी, जैसे हम कहते हैं ना आईएएस पीसीएस। तो उस समय पे एक इंपीरियल सर्विस होती थी, एक जो हमारे अंग्रेज लोगों के लिए सर्विस होती थी, काम वो सेम करते थे, वो इंपीरियल सर्विस थी। और एक हमारे देश के लोगों के लिए सेम काम करने के लिए अगर वो कोई टीचर जाता था तो उसको जो पैसे मिलते थे, इंडियन लोग अगर फुल पोजीशन पे है, रेगुलर है, तो उसको उसका 2/3 मिलेगा। और अगर वो रेगुलर नहीं है, उसकी अपॉइंटमेंट स्पेशल है, जैसे हम आजकल कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे है या डेपुटेशन पे है, तो उसको 1/3 मिलेगा। तो जब ऐसी बात आई तो सबसे पहले इसके शिकार दो लोग हुए। एक तो जेसी बोस हुए। जेसी बोस ने ये कहा कि मैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज में, ब्रिटिश की यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके आया हूं जहां आपके लोग रिसर्च करके आए। मैं उन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं, वहीं पेपर पब्लिश करके आया हूं जहां आपके लोग काम करके आए, तो मैं 1/3 सैलरी क्यों लूंगा। लेकिन वो काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को छोड़ा नहीं, लेकिन 3 साल तक सैलरी के चेक को कैश नहीं कराया। इट वॉज अज्यूम्ड टू बी फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया, गांधी जी कब वापस आए, 1909 के आसपास। और ये सत्याग्रह कब हुआ है, इट इज इन 1890s। तो ये पहला सत्याग्रह था जिसमें किसी भी तरह का रिवोल्ट ना करते हुए भी विरोध को दर्ज किया गया। और 3 साल बाद इंग्लिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि उनको सेम सैलरी देने के लिए कहा गया। यही तरह का जो ट्रीटमेंट था वो पीसी रे के साथ भी हुआ। पीसी रे की जब इंटरव्यू हुई तो इंटरव्यू में ये कहा गया कि आपको हम इतनी सैलरी देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे सैलरी आप कम क्यों दे रहे, जबकि मेरे ही जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो मेरे कोमेट्स थे उनको आप फुल सैलरी दे रहे हैं। कहते हैं अगर आपको इतना ही भरोसा है अपनी प्रतिभा पे तो अपना काम शुरू कर लो। उन्होंने कुछ टाइम वो काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बंगाल केमिकल्स को एस्टेब्लिश किया। बंगाल केमिकल्स आज तक चल रही है, और किसी टाइम पे बंगाल केमिकल्स की
एक बहुत बड़ा नाम था जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो वो एक्सपोर्ट भी करती रही, आज भी करती है, लेकिन किसी टाइम पे उसकी एक जैसे कहते हैं मोनोपोली होती थी। इवन पीसी रे गिवन इनपुट्स टू फ्रीडम फाइटर फॉर मेकिंग बॉम्ब्स। क्योंकि उस टाइम पे शो थोड़ा करते थे ना, कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं कि आप ये देखिए कि जिस टाइम पे आंदोलन हो रहा था, आपने 1906-7 में आंदोलन की बात की है, कौन सा आंदोलन उस टाइम पे चल रहा था? बंग भंग आंदोलन चल रहा था। व्हाट इज बंग भंग आंदोलन? आप में से किसी ने पढ़ा होगा। 1906-7 में बंग भंग मतलब जो ईस्ट बंगाल था और वेस्ट बंगाल था, उसका इंग्लिश गवर्नमेंट ने डिवीजन कर दिया था ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन, कि यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, ये ईस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे मुस्लिम हिंदू ज्यादा है तो ये वेस्ट बंगाल हो गया। तो इस चीज के खिलाफ एक आंदोलन चला, 3-4 साल आंदोलन चला ये, कि हम हिंदू या मुस्लिम बाद में, पहले हम क्या है, बंगाली। बिकॉज बंगाल आज भी बंगाल में जो लैंग्वेज के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, जो हेरिटेज के प्रति जो एक कॉन्शियसनेस है, दैट इज वेरी रिच। इवन पंजाबियों में बहुत है, लेकिन उससे भी ज्यादा है। तो और वो कितनी ज्यादा है कि गुरुनाथ रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ इंडिया के नेशनल पोएट नहीं है, वो बांग्लादेश का भी नेशनल पोएट। तो जिस टाइम पे ये सारा आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे और भी बहुत कुछ चल रहा था। जैसे इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस वाज फाउंडेड बाय सर सीवी रमन as a society on April 24, 1934 and inaugurated on July 31st of the same year. तो जब इसको बनाया गया, इसके 65 फेलोज थे। इसी तरह से फॉर द पीरियड ऑफ 18, अब देखिए ऐसे कई सारे जर्नल्स चले, बड़े सारे जर्नल एस्टेब्लिश। एक ना बड़ा अच्छा डाटा है, मैं अब इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ओल्ड वाली थी। टोटल आप एक डाटा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फॉर द पीरियड 1807 टू 1947, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है कि 1807 से लेके 1947 तक कितने साल हो गए? 140 ईयर्स। इन सालों में एज मैनी एज 6008 इंडियन पब्लिकेशन पब्लिश हुई इन 244 जर्नल्स। 244 जर्नल में 6008 पेपर पब्लिश किए गए इंडियंस की तरफ से, और उन जर्नल में 44899 रिसर्च आर्टिकल थे, 880 लेटर्स थे, 125 नोट्स थे, 43 रिव्यूज थे, 7 कॉन्फ्रेंस पेपर थे और 6 शॉर्ट सर्वेस थे। अब हमें लगेगा कि आजकल तो एक साल में 6000 क्या हजारों जर्नल पब्लिश हो जाते हैं, लेकिन आज आप पब्लिश करना कितना आसान हो गया। यहाँ पे पेपर बनाओ 10-15 दिन में, अगर डाटा है एनालिसिस करो, लिखो, एंटर करो, सबमिट। आप उस सिचुएशन में देखिए जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1828 में बनी, उनका जर्नल था डॉन, द डॉन, और उस जर्नल में अलाउड नहीं था कोई भी इंडियन कैन पब्लिश पेपर इन दैट जर्नल। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां सबसे ज्यादा जो जर्नल पब्लिश हुए उस टाइम पे, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस जो सेक्शन ए जर्नल हुआ, उसमें 1432 पेपर्स पब्लिश हुए, और प्रोसीडिंग ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस सेक्शन बी में 621 पेपर पब्लिश हुए। और सबसे ज्यादा पेपर पब्लिश करने वाले कौन थे? TR शेषाद्री आंध्रा यूनिवर्सिटी से थे, जिन्होंने 175 आर्टिकल केमिस्ट्री में लिखे। इसी तरह से NR दर 143 और CV रमन ने 74 आर्टिकल्स पब्लिश किए। और ये चीजें ऐसे नहीं चल रही थी कि सिर्फ बंगाल में चल रही थी, बंगाल के अलावा जो C राजा गोपालाचारी हुए,
सी राजागोपालाचारी ने 1916 में तमिल साइंटिफिक टर्म सोसाइटी एस्टेब्लिश की। मतलब कहाँ पे बंगाल है, कहाँ पे तमिलनाडु है, तो धीरे धीरे उन्होंने वहां पे भी साइंटिफिक सोसाइटी एस्टेब्लिश की। इसी तरह से कर्नाटका विजनाना प्रचारिणी समिति, ये एक उस टाइम पे एक समिति फॉर्म हुई जिन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ साउथ इंडिया उसमें पेपर पब्लिश करने शुरू किए। तो इस तरह से धीरे धीरे ये काम बढ़ना शुरू हुआ है और अल्टीमेटली तौर पर कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बने। उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में मद्रास साइंस क्लब, उसके अलावा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस तो है, ये रमन का इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ, रमन इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा जब टाटा ने जो अपना इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहते हैं, किसी टाइम पे इसको टाटा इंस्टीट्यूट कहा जाता था, बिकॉज टाटा गेव ए मेजर फंडिंग फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एक स्टोरी आती है कि वो शायद कहीं जा रहे थे शिकागो में, जब विवेकानंद तो वो एक ही शिप में थे, तब उनपे जब आपस में बातचीत हुई तो बाद में उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे रिसर्च को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो रिसर्च तक हमारे लोगों को पहुंचने नहीं देंगे। और ये जो जमशेदजी टाटा थे, ये कहाँ पड़े हुए थे? सेम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस से उन्होंने उस समय मटेरियल साइंस में स्टडी की। तो आप ये देखिए, ये जो मॉडर्न साइंस आज हम देख रहे हैं इतनी ग्रोथ की है, ये मॉडर्न साइंस ऐसे ग्रोथ नहीं कर गई, कुछ भी ऐसे ग्रोथ नहीं करता है। नथिंग कैन ग्रो अप ऑन इट्स ओन, क्योंकि उसमें डिफिकल्टीज आती हैं, उसको सस्टेन करना पड़ता है। सस्टेन करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ऐसी स्ट्रगल हमारे साइंटिस्ट ने की उस समय पे। उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद आज आप देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रह्मा, जैसे म्यांमार बोल हो गया, थाईलैंड, ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। व्हाई दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इंडिया है? बिकॉज इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड they spent their whole life for this purpose, for this cause। और ये जो कॉज था, ये आप ये देखिए कि जो बार्क थे, बार्क इंस्टीट्यूशन है, बाबा एटॉमिक रिसर्च, तो होमी बाबा रमन के इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए, रमन इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस से निकल के गए। तो ये सब लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, एक एक करके। जैसे आप, मेरा यही कहना है इस सारे से कि हमने ये डिसाइड किया था कि हमने उन प्री इंडिपेंडेंस में क्या किया, आने वाले पिछले 75 ईयर में क्या किया और फ्यूचर में क्या करेंगे। तो हमारा विज्ञान परिषद पंचनद के नाते, मैं भी आपकी तरह ही सिंपल सा स्टूडेंट हूँ साइंस का, जितना इधर उधर से पढ़ के मैंने समझने की कोशिश की है, उससे मुझे ये लगता है कि इफ वी वांट टू डू समथिंग गुड, तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस एफर्ट करने पड़ेंगे। शायद उन एफर्ट को का अभी कुछ रिजल्ट नजर ना आए। और नेटर चंडीगढ़ जो है, ये एक ऐसी प्राइम लोकेशन पे है, आप पूरे का पूरा पुराने पंजाब के सेंटर में बैठे हैं। तो चंडीगढ़ के लोगों को एक एक्सपेक्टेशन है कि ये आने वाले 75 साल में हमारी साइंस कहाँ पहुंचेगी, उसके बारे में हमें एफर्ट्स करने होंगे। और ये एफर्ट्स करने ना तब आसान थे ना अब आसान होंगे, क्योंकि जो चीजें दिखने में जैसी लगती है एक्चुअल में वैसी नहीं होती है। आपको बड़ी सारी हर्डल्स होती हैं, तो उन सारे हर्डल्स पे निकलना पड़ेगा। एक ऐसा आप सबको, तो उस समय पे उन्होंने ग्रुप बनाए, क्लब्स बनाए। एक साइंस स्टूडेंट के लिए, एक टेक्निकल स्टूडेंट के लिए प्रमोशन ऑफ साइंस जो है ना, वो एक उसकी जिम्मेवारी है। ये हमारा, ये कह सकते हैं जैसे ड्यूटीज होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे ड्यूटी एक साइंस स्टूडेंट की, साइंस हम तक पहुंची है तो हमने आगे जिन तक नहीं पहुंच सकी वहां तक पहुंचाना है। तो मैं सारे के सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूं। इसके साथ साथ मैं धर्मवीर सर, जो हमारी इनविटेशन पे अपने शेड्यूल को मैनेज करके आए हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने एकदम से यस किया, तो मुझे अच्छा लगा किया धर्मवीर मैम आए हैं। तो सर जो है IAS रिटायर होके भी साइंस और एजुकेशन के लिए अपनी सारी लाइफ डिवोट कर दी है। किया मैम पंजाब यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, तो
आप सब लोग हमारे लिए कैसे प्रेरणा के पुंज है, तो मुझे लगता है वी कैन डू वेरी गुड थिंग्स इन कमिंग टाइम इफ अगेन आई थैंकफुल टू Patnaik sir, his team, Balvinder sir, Garima madam, others. Thank you sir, thanks a lot.